गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्रीमती रामकुमारी महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेटा आज अपन इस वीडियो में बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर मैकेनिक्स के सेकंड जो पोर्शन है स्टैटिक्स उसको स्टार्ट करेंगे। आप लोग ध्यान से इसको देखें, समझें और उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अपना जो स्थिति विज्ञान या फिर स्टैटिक्स है उसमें अपन क्या डिस्कस करते हैं या फिर क्या पढ़ते हैं। स्थिति विज्ञान या फिर स्टैटिक्स के अंदर अपन ये बोल सकते हैं कि किसी पिंड अथवा कण पर कार्यशील बलों के अधीन उस पिंड के विराम अवस्था में रहने वाली अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? स्थिति विज्ञान के अंदर। तो अपन ये बोल सकते हैं कि यह यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें किसी पिंड अथवा कण पर कार्यरत बलों के अधीन उसके विरामावस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब यदि किसी कण अथवा पिंड पर बहुत सारे बल क्रियाशील हैं तो उन बलों के अधीन उस पिंड की विराम अवस्था की जो जितनी भी स्थितियां बनेगी उन सब का अध्ययन अपन किसके अधीन करेंगे? स्थिति विज्ञान या फिर स्टैटिक्स के अंदर। अब बेटा अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी पिंड अथवा कण कब विराम अवस्था में रह सकता है? जब उस पर कार्यशील बलों का परिणामी जीरो हो। इट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। तो इसके लिए अपन सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि यदि किसी कण अथवा पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्यशील है तो उनका परिणामी अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है बलों का समांतर चतुर्भुज नियम या फिर बलों का संयोजन नियम। बलों के संयोजन का मतलब क्या है? यदि किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल लगे हैं, तो उन दोनों बलों के प्रभाव के बराबर एक बल की कैलकुलेशन करना और उस बल को अपन उन सभी बलों का परिणामी बल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई गाड़ी है, गाड़ी ले लेते हैं अपन। इसमें इंजन जो है इधर 50 न्यूटन का फोर्स लगाता है और एक दूसरा बाह्य बल इस साइड में 20 न्यूटन का फोर्स लगाता है। तो हम क्या कहेंगे कि सर इस डायरेक्शन में जो परिणामी बल है वो कितना है? 70 न्यूटन है। कितना है? 70 न्यूटन है। ये तो बेसिक सी चीज़ है। अब अगर मैं इसकी दिशा बदल दूं, मतलब इस डायरेक्शन में अपन इसकी जो 20 न्यूटन का फोर्स है इधर लगा दें, तो आप क्या कहोगे कि इस दिशा में अब जो परिणामी बल है वो कितना बचा? 30 न्यूटन बचा। ये तो हुआ अगर किसी पिंड अथवा कण पर दो समदिश समांतर बल या विपरीत समांतर बल लगे हैं तो उनका परिणामी अपन कैसे ज्ञात करते हैं। देखो भाई, ये बल और ये बल, इन दोनों बलों की दिशा समान थी, समान है ना, और ये समांतर लगे हैं, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये दोनों बल समदिश समांतर हैं। तो इनका परिणामी कैसे आया? इन दोनों के परिमाण का योग कर लिया अपन ने
और इसकी दिशा क्या होगी, जिस दिशा में ये दोनों बल लगे हैं वही इस परिणामी बल की दिशा होगी। वैसे ही 50 न्यूटन का फोर्स इधर था, 20 न्यूटन का फोर्स इधर था, इन बलों की दिशा जो है वो समांतर है, लेकिन इनकी क्रिया रेखा तो समांतर है लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत दिशा है। तो इनका परिणामी कैसे आया, बड़े बल के परिमाण में से अपन ने छोटे बल का परिमाण घटा दिया, तो कितना आया 30 न्यूटन। और इसकी दिशा, परिणामी बल की दिशा क्या होगी, जो बड़े बल की दिशा है, मतलब 30 न्यूटन का बल इधर, जिधर 50 न्यूटन का बल लगा था उस दिशा में कार्यशील होगा। अब बात आती है बेटा, अगर हम अलग अलग एंगल पर गाड़ी या फिर ऑब्जेक्ट को अपन मैथ्स के अंदर पॉइंट से शो करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि एक तो इधर फोर्स लगा है P और एक दूसरा फोर्स इधर लगा है Q, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो इनका जो परिणामी होगा वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, वो अपन ने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, बलों का समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, बलों का समांतर चतुर्भुज नियम। बलों का समांतर चतुर्भुज नियम किस काम आता है, यदि किसी पिंड अथवा कण पर एक दूसरे से थीटा एंगल बनाते हुए दो फोर्स लगे हैं तो उनका परिणामी बल अपन बलों के समांतर चतुर्भुज नियम से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है या सबसे पहला जो नियम है वो क्या है, बलों का समांतर चतुर्भुज नियम है। बलों का समांतर चतुर्भुज नियम या फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, ये मैथ्स में ना पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है, वैसे अपन इसको ऐसा लिखते हैं, ये होता है पैरेललोग्राम, लेकिन अपन सांकेतिक भाषा में इसको ऐसे ले लेते हैं, दो समांतर रेखाएं और GM, ये होता है पैरेललोग्राम। अब बात आती है कि बलों का समांतर चतुर्भुज नियम क्या है। देखिए, पहले मैं नियम बता देता हूं आप लोगों को। यदि किसी पिंड अथवा कण पर दो बल परिमाण और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाएं तो उनका परिणामी, उन बलों का परिणामी परिमाण तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा दर्शाया जाएगा, समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा दर्शाया जाएगा जो उसी बिंदु से होकर जाता है। देखिए कैसे, मैंने अभी क्या लिया था, मैंने बिंदु O पर एक फोर्स लगाया था P और इससे थीटा कोण बनाते हुए एक दूसरा बल लगाया था Q। तो बलों के समांतर चतुर्भुज नियम से अपन क्या करेंगे, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज बना लेंगे जिसकी ये दोनों संलग्न भुजाएं हों। संलग्न भुजाओं का मतलब होता है आपस में जुड़ी हुई हो, ठीक है ना। इधर फोर्स लगा है ये P, इधर फोर्स लगा है Q, इसकी डायरेक्शन है OA और ये है OB, ये पॉइंट अपन ले लेते हैं C। तो इसमें क्या है, दो बल परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज OACB की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा मतलब जो आपस में लगी हुई है, यहाँ बिंदु O पर लगी हुई है ना, OA और OB द्वारा दर्शाए गए हैं। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन, इनका परिणामी जो होगा वो परिमाण और दिशा में, परिमाण और दिशा में उस विकर्ण द्वारा दर्शाया जाएगा जो इसी बिंदु O से होकर जाता है, ठीक है ना। मतलब इनका जो परिणामी होगा वो OC विकर्ण द्वारा दर्शाया जाएगा और उसकी दिशा क्या होगी, O से C की ओर होगी। तो ये नियम आप लिख लें, एक बार मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, आप लोग इसको राइट कर लेंगे कॉपी में। क्या है बलों का समांतर चतुर्भुज नियम, यदि किसी बिंदु O पर, यदि किसी बिंदु O पर दो बल, ब्रैकेट में लिख लें P तथा Q, यदि किसी बिंदु O पर दो बल, ब्रैकेट में लिख लें P तथा Q, परिमाण व दिशा में, परिमाण व दिशा में
किसी समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज ब्रैकेट में लिख लो OACB, किसी समांतर चतुर्भुज की ब्रैकेट में लिख लें OACB, दो संलग्न भुजाओं ब्रैकेट में लिख लें OA तथा OB द्वारा निरूपित किए जाएं, तब इनका परिणामी परिमाण एवं दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा दर्शाया जाएगा जो उसी बिंदु ब्रैकेट में लिखने O, जो उसी बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, अब इसको अपन मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। देखिए, अपन ने बेटा बलों का त्रिभुज नियम पढ़ा है। बलों का त्रिभुज नियम क्या है? बलों का त्रिभुज नियम, यदि किसी कण पर क्रियाशील दो बल परिमाण और दिशा में, यदि दो बल परिमाण और दिशा में इसकी दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित हो, जैसे मैं ये लेता हूँ ABC, ये है बलों का त्रिभुज नियम। BC और CA दो क्रमागत भुजाओं द्वारा दर्शाए गए हैं, तब इनका परिणामी विपरीत क्रम क्या हो जाएगा? जैसे BC से अपन CA पे गए, अब अपन क्रम बदल देंगे। क्या भाई, वैसे तो क्रम में क्या आता? AB आता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? B से A का क्रम कर रहा हूँ। विपरीत क्रम में उस त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा परिमाण और दिशा में दर्शाया जाएगा। ठीक है, अब अपने को पता है, देखो क्या पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और परस्पर समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो जो लंबाई OB की होगी वही लंबाई किसकी होगी? AC की होगी। और जो दिशा OB की है वही दिशा किसकी होगी? AC की होगी। ठीक है ना, तो अपन ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अपन? चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर व लंबाई में समान होती हैं, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं? OB बराबर वेक्टर OB बराबर क्या होगा आपका? वेक्टर AC। तब त्रिभुज OAC में बलों के त्रिभुज नियम से, क्या आ जाएगा बेटा? देखना ये होगा क्या? वेक्टर OA प्लस वेक्टर AC बराबर वेक्टर OC। क्या लगाया अपन ने? भाई देखो, ये जो त्रिभुज बन रहा है आपका OAC, दो बल, ये बल P है, तो अपन ये बोल सकते हैं ये भी Q होगा। वेक्टर का साइन लगा लो इन पे, क्योंकि ये Q है तो ये भी Q होगा। तो P और Q त्रिभुज OAC की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित है, तो इनका परिणामी विपरीत क्रम में तीसरी भुजा OC द्वारा व्यक्त किया जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया। ठीक है, ये क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको अपन अगर चतुर्भुज में डिफाइन करें तो कि भाई दो बल समांतर चतुर्भुज OACB की संलग्न भुजा OA और OB के अनुदिश क्रियाशील थे, तो इनका परिणामी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा दर्शाया गया है जो उसी बिंदु से होकर जाता है जिस बिंदु पर ये दोनों बल लगे हैं। ठीक है, ये है आपका बलों का समांतर चतुर्भुज नियम।
अब बेटा इसके बाद है, ये तो हुआ बलों का समांतर चतुर्भुज नियम, कि यदि किसी कण पर या किसी बिंदु पर क्रियाशील दो बल P और Q का अपने को परिमाण निकालना हो, परिणामी का परिमाण ज्ञात करना हो और उसकी दिशा निकालनी हो, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है टू फाइंड द डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। एक बिंदु पर क्रियाशील दो बलों के परिणामी का परिमाण और दिशा ज्ञात करना। ठीक है, तो मैं बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ बेटा, ये फिगर आपकी बुक में भी है। एक बार ये फिगर बना लें आप लोग, इसके बाद अपन लेते हैं। देखिए समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। अपन ऐसा मान लेते हैं कि बिंदु A पर दो बल P और Q क्रम से AB और AD के अनुदिश अल्फा कोण पर लगे हैं एक दूसरे से। ये जो एंगल है ये क्या है, ये अल्फा है। ठीक है, और इनके परिणामी का परिमाण, परिणामी क्या लिया अपन ने, वेक्टर R लिया है, और दिशा बल P से इसकी दिशा क्या होगी, मतलब कितने कोण ये झुका हुआ होगा यहाँ से। ठीक है, ये ज्ञात करना है आप लोगों को। अब हमें ये तो पता है समांतर चतुर्भुज नियम से कि भाई ये जो बल P और Q है इनका परिणामी का परिमाण और दिशा किसके द्वारा निरूपित होगी, विकर्ण AC के द्वारा निरूपित होगी। मतलब वेक्टर R बराबर वेक्टर P प्लस वेक्टर Q आप ले सकते हो, लेकिन इसका परिमाण क्या होगा भाई ये तो आपको पता है, क्या वेक्टर R बराबर होगा वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, लेकिन परिणाम की जहाँ तक बात है R या फिर मोड ऑफ R, ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप P और Q की टर्म्स में, वो अपन यहाँ सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें लिखिए, माना अपन मान लेते हैं, बोल कर लिखवा रहा हूँ, लिख लो। माना किसी बिंदु A पर
किसी बिंदु ए पर लगे दो बलों P व Q, P व Q का P तथा Q की दिशा समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB तथा AD द्वारा दर्शाया गया है। अर्थात अपन ये बोल सकते हैं वेक्टर P बराबर क्या होगा, AB, और वेक्टर Q बराबर क्या होगा, वेक्टर AD, ऐसे बोल सकते हैं। जो एक दूसरे से अल्फा कोण बनाते हैं, जो एक दूसरे से अल्फा कोण बनाते हैं, नीचे लिखो। अर्थात भाई वेक्टर P और वेक्टर Q एक दूसरे से अल्फा कोण पे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि एंगल BAD बराबर हो जाएगा अल्फा, BAD बराबर होगा अल्फा। अब समांतर चतुर्भुज ABCD को अपन ने पूरा कर लिया, मतलब ये समांतर चतुर्भुज बना लिया। क्या था, ठीक है। और AB को, ये जो इसकी भुजा AB है, इसको आगे तक बढ़ाया है, कहाँ तक, बिंदु E तक, और C से बढ़ी हुई BE पर लंब CE डाला, C से बढ़ी हुई भुजा BE पर लंब CE डाला। अब बेटा अपने को पता है कि समांतर चतुर्भुज का बहिष्कोण अंत्यसुदूर कोण के बराबर होता है। ये बहिष्कोण हो गया ना, बड़ी हुई भुजा और इसके बीच में अंत्यसुदूर कोण, मतलब एक कोण तो ये है, इससे दूर जो कोण होगा ये, मतलब अगर ये अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा। मैं लिख रहा हूं, चूंकि समांतर चतुर्भुज का बहिष्कोण अंत्यसुदूर कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल EBC बराबर अल्फा। ठीक है। देखिए त्रिभुज BEC में मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ये तो अपने को पता है, ठीक है ना, और ये भी पता है। क्या है ये है आपका, ये बल Q होगा ना, अरे Q होगा कि नहीं होगा। और ये अपन ने रचना क्या की है, अपन ने CE लंब डाला है AE पर, तो मैं क्या करूँगा, ये इसका विकर्ण हो जाएगा, ये इसका कर्ण हो जाएगा ना, त्रिभुज इसका तो विकर्ण है समांतर चतुर्भुज का, और जो त्रिभुज बनना है आपका AEC समकोण त्रिभुज है, इसका ये क्या होगा, ये कर्ण होगा। अपन ये लिख सकते हैं R स्क्वायर बराबर क्या होगा, AE स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो सकता है ना। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, एक तो इसमें ये निकालेंगे अपन, ये तो क्यों पता ही है ना अपने को, ये निकाल लेंगे क्या, CE और BE, क्योंकि अगर अपने पास BE आ गया बेटा तो अपन ये बोल सकते हैं कि AE आ जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। तो त्रिभुज BEC में कर्ण पता है, लंब निकालना है, लंब और कर्ण किस में आते हैं, बोलो बोलो, लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में आते हैं ना। तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा के लिए लंब है आपका CE अपॉन, और कर्ण क्या होगा BC। तो CE की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपकी BC साइन अल्फा, और BC कितना है,
बी सी है अपना क्यू। तो अपन ये बोल सकते हैं कि सी ई इक्वल टू होगा आपका क्यू साइन अल्फा। इसको मैं ले लेता हूँ समीकरण 1। क्या आ गया अपने पास, ये आ गया, ये हो गया आपका क्यू साइन अल्फा। और दूसरी चीज, आधार अगर आपको चाहिए तो कोस अल्फा क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार है आपका बीई, बीई बटा बी सी। तो बीई की जो वैल्यू होगी, बीई बराबर क्या आ जाएगा, बी सी कोस अल्फा, ठीक है। और बी सी कितना है बेटा, बी सी है आपका, हाँ क्यों है ना, तो क्यू कोस अल्फा। ये आ गया आपके पास समीकरण 2। ये किसकी वैल्यू आई है, बीई की वैल्यू आई है। अब मैं क्या कर रहा हूं, समकोण त्रिभुज ए ई सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है। ए ई कितना आ जाएगा, देखो अपने पास है क्या ए ई की वैल्यू, देखो इधर ले लेता हूं मैं, इसलिए ए ई, भाई ए ई क्या बताया था मैंने, ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई, और ए बी है बेटा आपका पी, तो पी प्लस और बी ई ये रहा क्यू कोस अल्फा। तो ए ई कितना आ गया आपका, पी प्लस क्यू कोस अल्फा का स्क्वायर। नेक्स्ट सी ई, सी ई ये है, ये होगा क्यू साइन अल्फा का स्क्वायर। इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 पी क्यू